चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अब बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट हैं जो कि अपना ही कुछ ना कुछ एक अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो बच्चों आप जानते हैं ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है। ये ब्लड की पंपिंग करता है ताकि हमारी पूरी बॉडी में सभी सेल्स के पास डिफरेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। वहीं पर अगर मैं किडनी की बात करूं तो आप जानते हैं किडनी का फंक्शन क्या है, वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट है जिनका सबका अपना कुछ ना कुछ एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लेकिन बच्चों, इन सभी ऑर्गन्स की वर्किंग को हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी सिस्टमैटिकली काम कर सके। तो यहाँ पर बच्चों हमें इन दोनों टर्म्स का मतलब समझना होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन दोनों का एक्चुअल मतलब क्या है। तो देखिए, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। आप पैंक्रिया के बारे में तो जानते होंगे, आपने देखा है हमारी बॉडी के अंदर ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका नाम पैंक्रिया है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि पैंक्रिया का फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो पैंक्रिया है वो एक इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। हार्मोन मतलब एक तरीके का केमिकल। ये इंसुलिन नाम का एक केमिकल हार्मोन बनाता है जिसकी मदद से ये हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब बच्चों जरा सोचो कि हमारा पैंक्रिया अगर जरूरत से ज्यादा काम करने लग जाए, ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करे, तो क्या होगा? तो वो इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को बहुत ज्यादा डाउन कर देगा। और अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा डाउन हो गई तो बच्चों आप कोमा में जा सकते हैं। इसका मतलब पैंक्रिया का ज्यादा काम करना, ज्यादा इंसुलिन बनाना हमारे लिए खतरनाक है, डेंजरस है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं ये सोचूं कि अगर हमारा पैंक्रिया इंसुलिन कम बना रहा है तो क्या होगा? तो बच्चों उस केस में हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज्यादा डाउन नहीं जाएगी और हमें डायबिटीज हो सकती है। तो बच्चों इससे हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि किसी भी ऑर्गन को ना तो जरूरत से ज्यादा काम करना चाहिए और ना ही जरूरत से कम काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों केस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हमें इनकी वर्किंग को कंट्रोल करना होगा। तो बच्चों अभी शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पर कंट्रोलिंग की बात क्यों कर रहा हूँ। हमें ऑर्गन्स की वर्किंग को कंट्रोल करना होगा ताकि वो जरूरत से ज्यादा काम ना करें या जरूरत से कम काम ना करें। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। तो बच्चों जरा समझिए कि हमारा पैंक्रिया जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो फंक्शन एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन ही पैंक्रिया को बताता होगा कि उसे कब काम करना है, कैसे काम करना है। इसका मतलब हमारे ब्रेन और पैंक्रिया के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसकी मदद से हमारा ब्रेन पैंक्रिया को बता पाएगा कि वो कब काम करेगा, कितना काम करेगा, ज्यादा काम करना है या कम काम करना है। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा ब्रेन हमारे पैंक्रिया को कंट्रोल कर पाएगा। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केवल ब्रेन और पैंक्रिया के बीच में ही नहीं होता है बच्चों, हमारे बॉडी के कई डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन होता है। तो बच्चों हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम समझना चाहते हैं, लेकिन एक मिनट, क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केवल ह्यूमन बॉडी में ही होता है? तो बच्चों ऐसा नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में आपको देखने को मिलता है। मतलब दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लेवल पे अपने तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन बच्चों हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम केवल प्लांट एंड एनिमल के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट के केस में बात करेंगे कि प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, प्लांट्स अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए कुछ खास तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन भी बुलाते हैं। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनकी मदद से प्लांट अपने बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाता है। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। हम सबसे पहले प्लांट हार्मोन की बात करेंगे जिसका नाम है ऑक्सिन। बच्चों इस हार्मोन को हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले समझ लें कि ये ऑक्सिन हार्मोन करता क्या है। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, ये ऑक्सिन हार्मोन सेल को एलोंगेट करने का काम करता है। ये सेल को थोड़ा लंबा कर देता है, एलोंगेट कर देता है। अब क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सेल एलोंगेशन का बेनिफिट क्या है? अगर कोई सेल एलोंगेट हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसका क्या बेनिफिट है? तो बच्चों शायद आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि इससे प्लांट की ग्रोथ हो रही है।
देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि प्लांट के शूट की जो टिप होती है वहां पर आपको ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में देखने को मिलेगा। मतलब वहां पर ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा प्रेजेंट है। तो अभी बोलो उस जगह पर क्या होगा? उस जगह पर सेल एलोंगेट होंगे, तो हमारा जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। इसके अलावा बच्चों, लीफ की जो टिप होती है वहां पर भी ये हार्मोन आपको काफी अमाउंट में देखने को मिलता है। तो वहां पर भी सेल एलोंगेशन होगा, तो आपकी लीफ की टिप भी थोड़ा सा ग्रो करेगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सेल एलोंगेशन से क्या होता है? ग्रोथ होता है। जहां पर भी सेल एलोंगेट होगा वहां पर जो भी पार्ट प्रेजेंट होगा वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों, आपको ऑक्सिन हार्मोन रूट की टिप्स पर भी देखने को मिलता है। वहां पर भी सेल एलोंगेशन की हेल्प से हमारे रूट जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाते हैं। तो बच्चों, आप इससे एक बात तो समझ गए होंगे कि ऑक्सिन हार्मोन एक तरीके से ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। अब बच्चों, हम बात करेंगे अपने दूसरे फाइटो हार्मोन के बारे में जिसका नाम है जिबरलिन। बच्चों, ये जिबरलिन भी एक तरीके से ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब अगर हम दोबारा से अपने प्लांट की बात करें तो हमारे प्लांट के जो स्टेम होते हैं उनकी ग्रोथ कौन करवाएगा? उनकी ग्रोथ के लिए हमारे जिबरलिन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, हमारे ऑक्सिन ने टिप्स की ग्रोथ तो करवा दी, लेकिन जो बाकी स्टेम का पोर्शन बच गया उसकी ग्रोथ कौन कराएगा? वो हमारा जिबरलिन करवाएगा। ऐसे ही अगर रूट के टिप की बात करें तो रूट के टिप की ग्रोथ तो हमारे ऑक्सिन हार्मोन ने करवा दी, लेकिन अगर मैं बाकी रूट के पार्ट की बात करूं तो उसकी ग्रोथ कौन करवाएगा? जिबरलिन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिबरलिन का वर्क क्या हो गया? स्टेम एंड रूट की ग्रोथ करवाना। इसके अलावा बच्चों, आपने देखा होगा जब भी हम सीड को सॉइल में सो करते हैं तो कुछ समय बाद वो जर्मिनेट हो जाता है। तो ये जो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस है इसको भी हमारा जिबरलिन ही प्रमोट करता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट जिबरलिन हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। इसके अलावा बच्चों, फ्रूट के डेवलपमेंट में भी जिबरलिन का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। मतलब अगर किसी प्लांट में छोटे छोटे फ्रूट लगे हैं तो जिबरलिन की हेल्प से प्लांट अपने फ्रूट के साइज को बड़ा बना सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रूट के डेवलपमेंट में जिबरलिन का एक सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलता है। अब बच्चों, हम बात करेंगे अपने तीसरे प्लांट हार्मोन के बारे में जिसका नाम है साइटोकिनिन। अब बच्चों, इस वर्ड में जो साइटो वर्ड है उसका मतलब है सेल, और जो किनिन है उसका मतलब है डिवीजन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हार्मोन क्या करवाता है? ये हार्मोन सेल डिवीजन में हेल्प करवाता है। और आप ये बात जानते हैं कि सेल डिवीजन एक्चुअली एक तरीके की ग्रोथ प्रोसेस है। सेल डिवीजन की मदद से प्लांट नए नए सेल बनाता है और अपनी ग्रोथ करता है। इसके अलावा बच्चों, आपने कभी सीड को देखा हो तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि सीड जनरली इनएक्टिव स्टेट में रहता है। वो तब तक जर्मिनेट नहीं होता है जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले, उसको सॉइल में सो ना किया जाए, उसको प्रॉपर वाटर ना दिया जाए। जब तक हम उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है। और सीड की इनएक्टिव स्टेट को हम डोरमेंट स्टेट बुलाते हैं, या आप इसे डोरमेंसी भी बोल सकते हैं। तो कहीं पर बच्चों अगर आपको डोरमेंसी लिखा हुआ दिख रहा है या डोरमेंट स्टेट, तो आप समझ जाना सीड के इनएक्टिव स्टेट की बात हो रही है। अब अगर किसी सीड को जर्मिनेट होना है तो उसको अपनी ये डोरमेंट स्टेट, ये इनएक्टिव स्टेट छोड़कर एक्टिव मोड में आना होगा। और सीड को अपनी डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए बच्चों इसी साइटोकिनिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइटोकिनिन क्या कर रहा है? ये सीड को उसकी डोरमेंसी स्टेट ब्रेक करने में मदद करता है। और एक बार सीड ने अपनी डोरमेंसी स्टेट छोड़ दिया और वो एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? वो जर्मिनेट हो जाएगा। अब बच्चों, हम बात करेंगे अपने फोर्थ फाइटो हार्मोन की जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। बच्चों, इस एब्सिसिक एसिड के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन नहीं है। ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। मतलब ये ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा है। जैसे कि मैं दोबारा वही सीड का एग्जांपल फिर से लूं तो सीड हमें पता है शुरुआत में इनएक्टिव मोड में होता है, डोरमेंसी स्टेट में होता है। तो एब्सिसिक एसिड इस सीड की डोरमेंसी स्टेट को सपोर्ट करता है। वो सीड को कहता है कि ठीक है, तुम डोरमेंट ही रहो। मतलब ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन उसको एक्टिव बनाने में कोई मदद नहीं कर रहा है, उल्टा वो उसकी डोरमेंसी को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? वो सीड को डोरमेंट बनाकर रखने में मदद कर रहा है। इसके अलावा बच्चों, अगर कभी भी ड्राई सिचुएशन आ जाए, यानी कि प्लांट को वाटर की सप्लाई ज्यादा ना मिले, तो क्या होगा? तो प्लांट चाहेगा कि वो ज्यादा वाटर लॉस ना करे। अब आप ये बात जानते हैं कि प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा जो बार बार ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, और उनकी इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कुछ वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट इस स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि दोबारा ये स्टोमेटा ओपन ना हो और वाटर लॉस ना हो। और बच्चों, ये स्टोमेटा क्लोजिंग का काम बताओ कौन करवाएगा? एब्सिसिक एसिड करवाएगा। तो बच्चों, आप एक बात तो समझ गए कि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ प्रमोटर नहीं, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है।
अब बात करेंगे बच्चों हम अपने लास्ट फाइटो हार्मोन के बारे में जिसका नाम है इथाइलिन। बच्चों ये एक तरीके का गैसियस हार्मोन होता है और इसकी मदद से प्लांट अपने फ्रूट को राइपन कर सकते हैं, फ्रूट को पका सकते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि प्लांट्स में जो रॉ फ्रूट लगे होते हैं, कच्चे फल, वो कुछ समय बाद राइपेंड हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो वो काम बताओ कौन करवाता है? वो इथाइलिन करवाता है। तो बच्चों ये जो हमने 5 तरीके के फाइटो हार्मोन की बात की, प्लांट हार्मोन की, ये प्लांट की बॉडी में क्यों प्रोड्यूस होते हैं? ताकि प्लांट अपनी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से करवा सके। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये पांचों फाइटो हार्मोन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।